विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहा नामक दो अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी की दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे। इनके लस्सी की तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी। गृहन और वीरेश को भी उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई तो उसने देखा कि वहाँ वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा गृहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करती हो और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया। उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं, पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है। इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब गृहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनकी दुकान जाती है तो गृहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन गृहन को बताया था। गृहन उसकी बातों की विश्वास करता है मगर नजरअंदाज कर देता है और यही कहता है कि शायद उसने गृहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर गृहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों तो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस। पर गृहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश गृहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे गृहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने इसीलिए गृहन उसे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। गृहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें इसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा और ऐसे ही अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे। ठीक है, एक काम कीजिए। हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं। वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे गृहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा
ठीक है मामा जी, आपकी दुकान की अलग प्रकार की लस्सी आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ हाँ, 12 प्रकार की लस्सी है, तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा, चलो चलो जाएंगे। और चाचा जी गृहण को उनकी लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है। टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब रूहान को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख रूहान भी वहाँ के कार्मी के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है, रूहान अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद रूहान उसकी दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसकी दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि रूहान की दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं, और उसके नाम भी लिखवाता है। वहाँ से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं। इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। रूहान, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है रूहान, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग रूहान की दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और रूहान को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ रूहान को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान रूहान के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस रूहान को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और रूहान बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है रूहान, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, इसे तो वहाँ होना चाहिए ना? ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुंचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूंगा। वीरेश की बातें सुन के लीलावती डर के मारे वहाँ से चली जाती है और रूहान वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। अरे हाय रमेश, कैसे हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ सुरेश, तुम कैसे हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ आना कैसे हुआ? अरे वो ना, मेरे रिश्तेदारों के घर में एक शादी है, इसलिए उनकी शादी के लिए जरूरी सामग्री लेने यहाँ आया हूँ। अरे ये तो खुशखबरी है यार, आओ आओ, आकर जो लेना लेके जाओ। तब सुरेश लगभग सुपरमार्केट में मौजूद सामग्री में आधा उसकी गाड़ी में डालकर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन आकर उससे कहता है कि वो पैसे लौटा देगा, और क्योंकि सुरेश रमेश का बचपन के दोस्त था, वो सुरेश की बातों पे यकीन करता है। और इतना ही नहीं, उसे बहुत खुशी होती है। सुरेश उसकी दुकान से इतने सारे सामान ले जाता है। अगले दिन रमेश सुरेश का इंतजार करते रहता है दुकान पे, लेकिन बहुत टाइम बीतने के बावजूद वो उसके सुपरमार्केट नहीं आता है। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन फिर भी सुरेश नहीं आता है। इस सब के बाद रमेश फैसला लेता है कि ये बात अब पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस खुद उसकी दुकान आती है। आपकी दुकान में लिए सामग्री से खाना पकाने के कारण
कि एक शादी में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए और ये कहते हुए सुरेश नामक एक आदमी आप पर कंप्लेंट करा है। गलती सामग्री बेचने के कारण आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं और आपकी दुकान को सीज कर रहे हैं। ये कहकर रमेश और उसकी पत्नी अग्नि को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इस कारण राहुल अकेले पड़ जाता है। कुछ दिन बाद खाने के लिए खाना ना होने के कारण और हाथ में पैसे भी ना होने के कारण और माँ बाप को बाहर कैसे लाए, इस सोच में पड़े राहुल रोड पे इधर उधर घूमते रहता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल फैसला करता है कि ऐसे खाली बैठने के बजाय कुछ काम कर लेते हैं, कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे। तब उसे उसकी ही उम्र के कुछ लोग सड़क पे मौजूद कचरा और प्लास्टिक बोतल उठाते हुए दिख जाते हैं। तब वो उनके पास जाकर उसकी परिस्थिति समझाता है और कहता है कि उसे कोई काम दिला दे। तब वो लोग, ठीक है, तुम भी हमारे साथ कचरा उठाओ और शाम में तुम्हें वही बेचना होगा जहाँ हम बेचते हैं, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, ऐसे कहते हैं। ये बात मानकर राहुल भी उन बच्चों के साथ सड़कों पे घूमते हुए कचरा उठाकर शाम होते ही उन्हें एक दुकान में बेच देता है। वहाँ से कमाए हुए कुछ ही पैसों से वो सड़क पे मौजूद कुछ खाना खा लेता है और उसके बाद उसके घर वापस जाकर वो सो जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। सारा दिन काम करने के बावजूद जो पैसे वो कमाता है उससे तो वो एक समय का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता, आधी भरी पेट से ही। ऐसे ही एक दिन हमेशा की तरह राहुल सड़कों में घूमते हुए कचरे को उठाते हुए रहता है। तब उसे सुरेश एक पान शॉप में नजर आता है। उसे कुछ दिन पहले उसके दोस्त से पता चलता है कि वो पान डब्बा सुरेश का ही है। तब राहुल को पूरी बात समझ आती है कि सुरेश उसके पापा के दुकान से सामग्री उठाकर उसका एक खुद का दुकान लगाकर पुलिस को झूठ बोलकर अपने पापा को फंसाया है। तब वो ठान लेता है कि सुरेश को कुछ भी करके सबक सिखाना ही होगा। लेकिन वो इस सोच में पड़ जाता है कि वो सबक कैसे सिखाएगा। ऐसे सोच में पड़े वो सड़कों पे कचरे के लिए ढूंढते ढूंढते एक अमीर वाली गली में चले जाता है। वहाँ उसे कई दिनों से बिना सफाई के एक बड़ा कचरे का ढेर दिखाई देता है। उसे देख वो सोचता है, हाँ, कम से कम आज तो मुझे बहुत कचरा मिलने वाला है। ये कहकर वो उसके काम आने वाली चीजों के लिए ढूंढते रहता है। तब उसे पैक किया हुआ एक बड़ा सा पार्सल दिखाई देता है। उसे फाड़ने के बाद उसे पता चलता है कि इस पैकेट पे तो सारे कच्ची कड़क नोट्स हैं और बस राहुल की खुशी का तो कोई सीमा नहीं था। वो एक बार उसके आमने सामने छान मार लेता है और कोई नहीं रहता है। तब वो जल्दी जल्दी सारे नोटों को उसके बैग में डाल देता है और उन पैसों को वो उसके घर में संभाल के छुपाता है। उनमें से थोड़ा पैसा वो अपने बैग में डालकर उसके कचरा जमा करने वाले दोस्तों के पास जाकर, अरे सुनो, हमें उस सुरेश को ना पुलिस के हवाले कर देना होगा, पकड़वा देना होगा उसको, और उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मेरा कहा मानकर तुम लोग भी पुलिस के पास ऐसे ही कहो, ठीक है? ये कहकर वो सबको जो करना है समझा देता है। सब मान जाते हैं और राहुल के संग सुरेश के दुकान जाते हैं। राहुल के बाकी दोस्त सारे सुरेश को उनकी बातों में मग्न कर देते हैं और ठीक तभी राहुल उसके बैग से वो पैसों के नोटों को निकालकर सुरेश के दुकान में मौजूद पैसों के ड्रॉअर में डाल देता है और उसके बाद वो बाहर आकर पुलिस को फोन करके ऐसे कहता है, साहब, हमें कचरे में 10 लाख मिले साहब, हमसे एक दुकानदार ने वो पैसे छीन लिए साहब, ऐसे कंप्लेन करता है। पुलिस के आने के बाद सभी बच्चे एक ही बात पे रहते हैं कि सुरेश ने हमसे जबरदस्ती पैसे छीन लिया है। सुनो, पैसे खींचकर कहाँ छुपाया तूने? सर, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, मैं उनसे क्यों पैसे लूंगा? अब आप ये मत कहो कि आप उनका यकीन कर रहे हो साहब। नहीं सर, अभी हमसे पैसे खींचकर उसने उसके पैसों के ड्रॉअर में डाल दिया और हमने देखा, आप भी ढूंढ लीजिए। तुम अपने पैसों का लॉकर खोलो पहले। साहब, मैं तो रो रहा हूँ कि सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया और आप कह रहे हो कि मेरे लॉकर में 10 लाख मिल जाएंगे। कहाँ से आएंगे सर? उड़ के? चलो आप ही देख लीजिए। ये कहकर वो उसका लॉकर खोलता है। खोलते ही वहाँ उसे 10 लाख दिखते हैं। ये देख सुरेश चौंक जाता है और कहता है, साहब, ये पैसे यहाँ कैसे आए?
सुरेश को गिरफ्तार भी करता है। राहुल बहुत खुश होता है कि उसका उपाय गांव के उस होटल में रसोइये की जगह रोज बदलती थी, लेकिन खाना हमेशा स्वादिष्ट होता था। गांव के लोग भोजन के प्रति इतने वफादार थे कि जब भी कोई किसी समारोह या कार्यक्रम के लिए खाना बनाता था, तो वे सभी इस विश्वास के साथ खुदरा देते थे कि यदि उस होटल का रसोइया खाना पकाएगा, तो यह लोगों के अत्यधिक आकर्षण का कारण होगा। सुबह सुबह ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे, जिसमें कृषि कार्य, व्यापार और घरेलू काम शामिल थे। एक छोटे से होटल का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान था, जो गांव के सभी लोगों के लिए बहुत महत्व रखता था। ग्रामीणों में भोजन के प्रति बहुत सम्मान था और वे होटल के रसोइये पर उतना ही भरोसा करते थे जितना अपनी मां पर करते थे। बावर्ची हमेशा नए और खास तरीके से खाना पकाने की कोशिश करते थे और वह हमेशा स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाते थे। गांव के लोग उनके खाने के इतने दीवाने थे कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए वे इसे ही चुनते थे। एक दिन सुबह गांव में एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांवों से लोग भाग लेने आए। सभा के आयोजन के लिए रसोइये को भी चुना गया। बैठक की दिनचर्या योजना से भरी थी और बैठक में आए लोग रसोइया द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेने के लिए उत्सुक थे। सभा शुरू हो गई और लोग भोजन का आनंद लेने लगे। भोजन की मिठास, विविधता और विशिष्टता ने सभी को आकर्षित किया और वे सभी खुश थे कि वे बावर्ची के भोजन का स्वाद ले रहे थे। लेकिन यह सब कुछ एक अद्वितीय चीज के पीछे छिपी हुई थी। बावर्ची का असली नाम नहीं था, बल्कि वह एक बुद्धिमान बंदर था जो मानव बुनाई के कपड़ों में विद्यमान था। वह बंदर बहुत ही बुद्धिमान और आलसी था। उसे लगता था कि मनुष्यों के खाने में सिर्फ वही आसक्त हो सकता है जो स्वादिष्ट हो। इसी विचार से उसने मानव बुनाई के कपड़ों में बदलकर खुद को होटल के बावर्ची के रूप में दिखाने का निर्णय लिया। बंदर ने अपनी चालाकियों से नए नए खाने बनाने की कोशिश की और वह हमेशा से देखता रहा कि उसके बनाए गए खाने से लोग मनोरंजन करें और उसके परिवार की तरह सहयोग करें। दिन रात की मेहनत के बाद उसकी चालाकियां कामयाब हो गई और उसकी खाने की विशेषता ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। उसके खाने से सभी अत्यधिक प्रसन्न थे और उसे सभी की सराहना मिल रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रसोइये के पीछे एक बंदर का हाथ है। इस अद्भुत योजना के पीछे बंदर की एक विशेष वजह थी। परिवार के अपार स्नेह के बावजूद उनका परिवार उनके साथ नहीं था। बंदर के पारिवारिक पिता की एक दिन गांव वालों ने हत्या कर दी क्योंकि उसने किसी कारण से गांव के एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी। बंदर को गांव के लोगों द्वारा दिखाए गए स्नेह के बारे में तब पता चला जब वह अपने परिवार की मृत्यु का दुहक मना रहा था। बंदर को यह विश्वास हो गया कि आदमियों के स्नेह भावना और सहानुभूति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है और वह भी उनकी मदद कर सकता है। उसने यह सोचकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया कि वह गांव के लोगों के लिए खाना बनाने में मदद करेगा। सभा के आयोजन के दिन बंदर ने फिर से एक अद्वितीय और स्वादिष्ट खाने की मिश्रण विधि तैयार की, जिससे लोग बिल्कुल ही मोहित हो गए। जब लोग उसके बनाए गए खाने का स्वाद लेने लगे, तो बंदर ने आत्मविश्वास से भरपूर होकर उन्हें बताया कि वह खुद बंदर है और उसने मानव बनाई की बुनाई में खुद को छिपाया है। लोगों को पहले थोड़ी उलझन हुई, लेकिन उन्होंने बंदर की बातों को सुनकर उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को समझा और उन्होंने उसे सराहा कि वह उनके लिए इतना साहसी कदम उठाया। लोगों ने उसके समर्थन में मिलकर खड़ा होने का निर्णय लिया और उन्होंने बंदर को उनकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया।